नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मैराथन सेशन में। हमारी जो मैराथन सीरीज चल रही है, इस मैराथन सीरीज के आज हम अपने 32वें क्लास पे खड़े हैं। और सच मानो तो जब से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ है तो हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ मिल करके हम एक जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये जो जंग है, अब ऐसा लगता है कि हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसकी जीत हासिल कर सकते हैं और इस जंग में जीत हमारी होगी। तो हमें एक ऐसा अनुभव होने लगा है, जिस प्रकार से बच्चों का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, तो ये वाकई में हमें लगता है कि जिस डायरेक्शन में हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन हमारा है। तो देखिए, हमारी आज की जो मैराथन क्लास है, ये 32 नंबर का क्लास है। ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप है। QR कोड को चाहे आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो या फिर इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज भी मैं आपको हर रोज़ की तरह अपना फॉर्मेट दिखाऊंगा। मैं सच बताऊँ आपको दोस्तों, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आपको अगर यकीन है तो आप मेरी बात पे यकीन करना कि जो मैं सवाल लेकर के आता हूँ और जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता हूँ वो सच में बिल्कुल अलग लेवल का है। आपको यकीन ना हो तो आप इस क्लास को अभी तुरंत बंद करके दूसरा चैनल ढूंढ लो, है ना, तीसरा ढूंढो, चौथा ढूंढो, जितने मर्जी उतने ढूंढ लो। लेकिन बहुत कम टीचर इस प्रकार के सवाल लेकर के आते हैं, है ना, वही मोटर की घिसी पिटी सवाल, वही वायरिंग के सवाल जो ऑलरेडी आपको आते हैं। तो इसमें मैं ऐसे सवाल को इंक्लूड किया हूं जो आपके एग्जाम के लिए सोने में सुहागा वाली बात है ना। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए एक बार, हर एक टाइप के, हर एक नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल के सवाल देखने को मिलेगा। कुछ इजी सवाल है लेकिन ज़्यादातर जो सवाल है वो बिल्कुल अलग लेवल का, और प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको फीलिंग करा करके मैं कंटेंट को क्लियर करूँगा, है ना। तो एक बार आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो इस क्लास पे भरोसा करके देखिए, इस कंटेंट पे, और जो टीचर आपके सामने खड़ा है उस पर एक बार आप यकीन कर लो। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को स्वागत है और सेशन में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए नोटबुक उठा लीजिए और शुरू करते हैं। आज के सवाल हैं हमारे 801 नंबर का, है ना। हमारा जो पहला सवाल आज बनने जा रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वो 801 नंबर का है। विच टाइप ऑफ लूपिंग मेथड यूज लेस केबल ड्यूरिंग वायरिंग, यानी कि वायरिंग के दौरान किस प्रकार के लूपिंग सिस्टम में कम केबल का इस्तेमाल होता है। अब बताना, क्या ऐसा सवाल आपको हर क्लास में देखने को मिलता होगा? बहुत कम, है ना। तो वायरिंग के अलग अलग सिस्टम होते हैं, उसमें एक सिस्टम ऐसा है जो लूपिंग सिस्टम है और इसमें कम केबल का प्रयोग होता है ना। वो कौन सा हमारी वायरिंग सिस्टम है? ये है 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट, है ना। थोड़ा सा गले में खरखराहट सी है, जो ऐसा लगता है जुकाम होगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, बाकी आवाज़ तो मेरा क्लियर आ ही रहा होगा। सुनो, 3 प्लेट सीलिंग रोज लूपिंग से लूपिंग आउट, है ना, ये सिस्टम है और इसमें कम केबल की ज़रूरत पड़ती है। इस लूपिंग सिस्टम का पता है सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें ये एक प्रकार का तो सीलिंग रोज ही है ना, एक प्रकार के क्या है, सीलिंग रोज है। और सीलिंग रोज में देखना कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, है ना। कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल। तो ये जो तीसरी वाली टर्मिनल है ना, इसको हम डायरेक्ट वायर के साथ लूप कर देते हैं। यानी कि जो हमारी 3 प्लेट सीलिंग रोज है, इसमें से जो तीसरी वाली प्लेट है, यानी कि तीसरा वाला जो टर्मिनल है, वो एक सीलिंग रोज से दूसरे सीलिंग रोज में लूपिंग करने के काम आता है, लूपिंग करने का काम आता है। और फिर ये केबल को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, जो तीसरी प्लेट होती है, तीसरी प्लेट केबल को दूसरे सीलिंग रोज के साथ ये डायरेक्ट जोड़ता है, ये डायरेक्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है। यही इसका काम होता है। और सबसे और बड़ी से बड़ी अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम के बारे में, तो इसमें जंक्शन बॉक्स नहीं होता है ना। कहीं पर इसमें आपको जंक्शन बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। जंक्शन बॉक्स
नहीं होती है ना। जंक्शन बॉक्स नहीं होती है। मान के चलो हमें जंक्शन बॉक्स की ज़रूरत पड़ गया इस वायरिंग सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे मालूम है, ये जो हमारी सीलिंग रोज है, ये जो सीलिंग रोज है ना, इस सीलिंग रोज में हम लूपिंग कर करके इतने सारे लूप कर देते हैं। लूपिंग का मतलब एक छोटा तार जिसका कनेक्शन एक उपकरण से दूसरे उपकरण में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इतने सारे लूपिंग के वायर कनेक्ट कर देंगे इसी सीलिंग रोज में, जो खुद एक जंक्शन बॉक्स बन जाता है। अलग से हमें जंक्शन बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, यहाँ से ये बोर्ड है 1 2 3 4 5, हर एक बोर्ड से देखिए एक वायर है जो लूप हो रही है। यहाँ से ये वाली वायर लूप हो रही है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये, यानी कि एक ही वायर लूप हो करके जा रही है और कनेक्ट हो रही है। तो कम केबल की ज़रूरत पड़ती है इसमें, है ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ता हूं। चमक को कम किया जा सकता है, ब्राइटनेस कैन बी रिड्यूस बाई। चमक को, यानी कि एक बल्ब है, मान के चलो कि एक बल्ब है, इस बल्ब से बहुत ज़्यादा चमक आ रही है ना। चमक कैसे आती है, जब आंखों पर रोशनी, है ना, जब आंखों पर बल्ब की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट जब पड़ती है तभी चकाचौंध आती है, तभी चमक आती है। या फिर प्रकाश का परावर्तन होता है, या फिर प्रकाश का जब परावर्तन होता है, प्रकाश का जब परावर्तन होता है, उस स्थिति में भी जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारी आंखों पर डायरेक्ट आती हैं, तो हमें एक चकाचौंध, जिसको हम ग्लेयर कहते हैं। तो चमक को कैसे कम किया जा सकता है, चमक को कम करने के लिए एक डिफ्यूजर का यूज करते हैं, है ना। प्रकाश व्यवस्था में एक डिफ्यूजर लगाया जाता है जिसको हिंदी में कहते हैं विसारक। विसारक का प्रयोग करते हैं। इस विसारक का, यानी कि ये जो डिफ्यूजर है, इस डिफ्यूजर का जो मेन टारगेट होता है कि जो प्रकाश है ना, बल्ब से निकली जो प्रकाश किरण है ना, इस प्रकाश की जो ज्योति तीव्रता होती है ना, प्रकाश की जो ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता को यह क्या करता है, कम करता है, कम कर देता है, या फिर इसके प्रकाश को ये फैला देता है ना। इसके प्रकाश, कोई भी प्रकाश है, मान लीजिए अगर वो प्रकाश है वो फैल गया, है ना, जैसे कि 9 वाट की एक एलईडी बल्ब आपने लगाया 6 बाई 6 के एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से कैबिन में, तो वहाँ पर प्रकाश बाहर निकल नहीं पाएगी, इसलिए उस कैबिन में फुल प्रकाश दिखेगा आपको। वही एक बल्ब बाहर आंगन में लगा दीजिए निकाल करके, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना प्रकाश निकल रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से फैल जाएगा, जिससे आंखों पर रोशनी कम पड़ेगी और चमक को कम किया जा सकता है। चमक को कम करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं डिफ्यूजर। क्या उसको कहते हैं, डिफ्यूजर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चमक को कम किया जा सकता है। अगर मान के चलो कि ऐसे ही सवाल हूबहू पूछ दिया एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विसारक का प्रयोग करके हम प्रकाश के चमक को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, तो सबसे पहले देखो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। जब तक आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो पीडीएफ आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। पीडीएफ हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, किसी अलग अलग विभाग की जब भर्तियां आती हैं तो उसका नोटिफिकेशन या नोटिस, एग्ज़ाम डेट, आंसर की वगैरह, रिस्पांस की, स्कोर कार्ड, ये सब जो जारी होता है ना, इसको हम पीडीएफ के फॉर्मेट में यहीं पर अपलोड करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब के सब इसको ज्वाइन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू कन्वर्ट द वोल्टेज लेवल ऑफ एन एसी सिग्नल। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है इसका मुख्य कार्य होता है किसी एसी सिग्नल के वोल्टता स्तर को परिवर्तित करता है ना, वोल्टता स्तर को परिवर्तित करता है। इसके आकार को परिवर्तित किए बिना, इसके फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना, या इसके पावर को परिवर्तित किए बिना, या तीनों फैक्टर को, है ना। विभाग, ये देखो ये नालको का सवाल है, और नालको डिपार्टमेंट ने इसका आंसर माना था कि फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना। देखो, जैसे कि मान के चलो कि ये एक ट्रांसफार्मर है ना, ये एक ट्रांसफार्मर है। अब बताना कमेंट करके ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा।
ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सिंपल सी बात है, यानी कि N1 N2 है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक है, इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। स्टेप अप किसका किया जाता है? वोल्टेज का किया जाता है ना। जैसे कि हर एक टर्न मान के चलो कि 10 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर 10 टर्न है तो 100 वोल्ट होगा, है ना। यहाँ पर कितने वोल्ट होंगे? 100 वोल्ट। यहाँ पर 5 टर्न है तो यहाँ पे 50 वोल्ट होगा। तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, वोल्टेज के स्तर को ये परिवर्तित कर रहा है। लेकिन मान के चलो कि ये 5 kVA का ट्रांसफार्मर है, जो कि इसका पावर रेटिंग है ना, तो यहाँ पे भी 5 kVA ही आएगा इसकी पावर रेटिंग। पावर रेटिंग में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और जो हमें वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में 50 वोल्ट का मिला है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और 100 वोल्ट इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है, यानी कि इसके फ्रीक्वेंसी में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना। ये वोल्टेज के स्तर को बदलता है तो करंट स्वतः ही चेंज हो जाता है, लेकिन पावर, फ्रीक्वेंसी और इसके आकार में कोई बदलाव नहीं होता। तो इसका सटीक आंसर आपका होगा कि पावर में ना चेंजेस होंगे, ना फ्रीक्वेंसी में, ना इसके आकार में कोई परिवर्तन होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन अधूरा है। जब इसके साथ कंपेयर आप करेंगे तो ये पूरा आपका सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बात और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप, कि जैसे कि मान लो कि ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है वो क्यों नहीं चेंज होता। देखो, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा, है ना, V1, ये क्या होगा? कम होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा V2, ये अधिक होगा। यानी कि जितना कम हुआ था प्राइमरी वाइंडिंग में, उतना अधिक हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, है ना। तो ये दोनों बैलेंस हो गया। और प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट I1 चल रहा है, ये अधिक होगा, और जितना अधिक हुआ है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है I2, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो I2 है, ये उतना ही घट जाएगा। जितना घटा रहता है उतना रिकवर हो जाता है, या जितना रिकवर हुआ या जितना बढ़ा रहता है उतना घट जाता है। तो कुल मिला करके ये क्या हो जाते हैं? ये बैलेंस हो जाता है ना। कुल मिला करके ये बैलेंस हो जाता है, इसलिए संतुलन की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर संतुलन होने पर शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इसलिए पावर का परिवर्तन किसी भी वाइंडिंग साइड आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो। बाकी फ्रीक्वेंसी को आपने देख रखा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल नाक जाम हो जाएगी और फिर भयानक जुकाम होगी। लो प्रेशर इज ऑब्टेन इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। 804 नंबर का जो सवाल है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब पर बड़ा सवाल पूछा जाता है। देखो, ये बड़ा ट्रेंडिंग सवाल है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्रदीप्ति नलिका में कम दाब प्राप्त किया जाता है? निम्न धारा घनत्व द्वारा, उच्च धारा घनत्व द्वारा, या निम्न प्रारंभ वोल्टेज द्वारा, उच्च प्रारंभ वोल्टेज द्वारा। देखो, वोल्टेज का तो केस होगा नहीं, वोल्टेज का तो केस होगा नहीं। यहाँ पर बात कर रहा है प्रेशर पर ना, तो ये करंट पे ही डिपेंड करती है, और करंट डेंसिटी पर, वो भी निम्न कैटेगरी का करंट डेंसिटी अगर आप दोगे तो फ्लोरोसेंट, ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इस ट्यूब में प्रेशर कम होगा, इस ट्यूब में प्रेशर कम होगा। मान के चलो कि उच्च धारा घनत्व तो आपने दे दिया, तो ट्यूब में क्या होगा? जो गैस है ना, ट्यूब में कौन कौन सी गैस है? ट्यूब में गैस है हमारी मरकरी, है ना, प्लस है इसमें आर्गन गैस, और प्लस इसमें नियोन गैस भी है ना। तो ये गैस क्या करेंगे? ये आयोनाइजेशन होने लगेंगे, इनका क्या होने लगेगा? आयनीकरण होने लगेगा। कब? जब हम उच्च करंट डेंसिटी का उच्च डेंसिटी वाला करंट देंगे, तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उस गैस का आयनीकरण होने लगेगा, और इसका जो है ना, इसका जो दाब है, दाब क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी, दाब उच्च हो जाएगी, है ना। इसलिए हम हाई करंट डेंसिटी वाला करंट इसके अंदर
इंसर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है कई बार कि इसके अंदर फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो देख लेना मरकरी गैस है। और मरकरी गैस का काम होता है कि अल्ट्रा वायलेट प्रकाश उत्पन्न करना, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश उत्पन्न करना, यानी कि मरकरी यानी कि जो पारा है इसके अंदर भरी हुई है उसका यही काम होता है, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश उत्पन्न करना। लेकिन हमारी आँखों पर अगर अल्ट्रा वायलेट किरण पड़ती है तो हमारी आँखों की जो पुतलियाँ हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। हो सकता है कि अगर ये किरण ज़्यादा टाइम तक हमारी आँखों पर पड़ जाए तो हमारे आँखों पर चश्मा भी लग सकता है। इसलिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर एक कोटिंग की जाती है ना, इसके अंदर क्या करी जाती है, एक कोटिंग की जाती है, एक फास्फर की लेप लगाया जाता है जो इस अल्ट्रा वायलेट प्रकाश को अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर दृश्य प्रकाश को भेजता है, जो हमारी आंखें जिसको देख पाती हैं, विजिबल लाइट होता है ना। बाकी आर्गन गैस और जो नियान गैस होती हैं इनका मेन काम होता है कि गैस का आयनीकरण कराना। इनका काम होता है प्रारंभ में, कब, प्रारंभ में आयनीकरण कराना है ना, इसका काम होता है इन दोनों गैस का। एक बार सवाल पूछा गया था कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है इसकी ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है ना, तो लिख लो इसकी ल्यूमेन दक्षता जो होती है ना वो 50 से लेकर के 100 ल्यूमेन प्रति वाट होता है, 100 लुमेन प्रति वाट, यानी कि 1 वाट का हमारा CFL जो होगा वो 50 से 100 लुमेन का प्रकाश उत्पन्न करेगा। और प्रकाश व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको टेक ओवर किसने किया हुआ है, LED ने किया है ना, इसको टेक ओवर LED ने किया है। पहले आया था ये LED का 80 से लेकर के और 110 120 तक प्रकाश उत्पन्न करता है 1 वाट का LED, 80 ल्यूमेन से लेकर के 120 ल्यूमेन तक, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको टेक ओवर करके किसको बनाया है, LED बल्ब को बनाया है। आजकल तो देखो चाहे बाइक आप लो या कोई भी कार लो, उसके अंदर की जो हेडलाइट होती है ना वो भी LED की होती है। और LED की सबसे जो बुरी बात है ना वो मुझे ये बुरी लगती है LED में कि और सीजन में तो ठीक है, लेकिन ठंडी के टाइम पर जब कोहरा पड़ता है ना, सुबह सुबह वाले जो कोहरा पड़ता है, तो उस कोहरे को भेद करके आगे प्रकाश नहीं पहुंच पाती LED से निकलने वाली लाइटें। जो हैलोजन लाइट है ना, चाहे कितना भी धुंधला हो वातावरण, उस कोहरे को भेद करके और हैलोजन लाइट से निकलने वाली जो बल्ब है, प्रकाश है, वो आगे चली जाती थी, है ना। आप कितना भी डेवलप करा लो, लेकिन ट्रेन के अंदर आपको हैलोजन लैंप ही देखने को मिलेगा, LED कभी देखने को नहीं मिलेगी। ट्रेन के इंजन में आप देखना जो आगे लाइट रहती है ना वो पीले कलर की प्रकाश देती है, ठीक है ना। चाहे कितने भी अपडेटेड इंजन आ जाए ट्रेन का, चाहे कितना भी अपडेटेड ट्रेन बन जाए, ठीक है ना। एक ट्रेन हमारे इंडिया में भी आई है हाइड्रोजन से चलने वाली, जिस पर मैंने एक सेशन भी लिया था, ठीक है ना। और वो एक ऐसा हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको चलाने के लिए आपको 2 बार प्रमोशन लेना पड़ेगा, लोको पायलट बनेंगे तो आप है ना। एक बार तो मालगाड़ी का लोको पायलट होंगे, फिर सवारी गाड़ी का लोको पायलट होंगे जब प्रमोशन होगा, तो फिर सवारी गाड़ी से जब आपका प्रमोशन होगा उसके बाद आपको हाइड्रोजन से चलने वाली इंजन वाली जो ट्रेन है उसको चलाने का मौका मिलेगा। तो ITI वाले ही चलाएंगे, है ना, और कौन चलाएगा। चलो, आज के मैराथन क्लास का सबसे आसान सवाल कि भारत में उत्पन्न फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो बड़ा आसान, लेकिन इसको हम इंटरेस्टिंग बना देंगे। भारत में जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न लाइट जो उत्पन्न होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है ना। ना सिर्फ भारत की बल्कि भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी, है ना। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की और भारत की जो लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की, लेकिन जो अमेरिका होती है USA, अमेरिका की जो लाइट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज की होती है ना। अभी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में फ़र्क बड़ा डिफरेंट होता है। आप देखना, जैसे कि मान के चलो कि मोटर के केस में हम देखते हैं कि मोटर के इस केस में देखो, आप मोटर में देखो कि 3 फेज की मोटर है और 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं और ध्रुव की संख्या 2 है,
पोल कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया 6000 और ये 2 यानी कि 3000 आरपीएम पर घूमेगी मोटर हमारी। जब 50 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे तो 3 फेज की मोटर 2 पोल पर अगर है तो 3000 आरपीएम पर घूमेगी। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज कर दें तब देखना, तब आप देखना 3600 आरपीएम आ रहा है। कितना? 3600 आरपीएम। यानी कि यहाँ पर हाइक कितने का आ रहा है, लगभग आप देख सकते हैं लगभग मोटर की गति 20% वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मोटर की स्पीड में 20% का हाइक आता है, ठीक है ना, 20% का हाइक आता है। और दूसरी बात यह है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो ट्रांसफार्मर है हमारी, इस पर क्या फर्क पड़ता है। ये तो मोटर की केस हो गई है ना। जो हमारी परिणामित्र होती है, परिणामित्र में फ्रीक्वेंसी वृद्धि करने पर क्या होता है कि कोर हानि में वृद्धि होती है ना, कोर हानि में वृद्धि होती है अगर फ्रीक्वेंसी के मान को आप बढ़ाते हैं तो। आपको पता होगा कि जो हिस्टैरिसीस हानि है ये भी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है और एडी करंट हानि ये भी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी के दोनों समानुपाती हैं। फ्रीक्वेंसी को वृद्धि करोगे तो फाइनली जो हमारी कोर हानि है, कोर लॉस है, ये भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी आप देखे होंगे ना कि एक हमारी जो ये घड़ी होती है, घड़ी की स्थिति में देखो, विद्युत घड़ी, कौन सी, इलेक्ट्रिक वॉच। विद्युत घड़ियों में क्या होता है कि आवृत्ति बढ़ाने से, आवृत्ति वृद्धि करने से यानी कि 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर चलती थी, अब उसको हम 60 हर्ट्ज की सप्लाई पर चलाना चाहें तो 10 मिनट प्रति घंटा की देरी से ये फास्ट चलेगी, है ना। 10 मिनट प्रति घंटा की स्पीड से ये घड़ी हमारी आगे चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि 10% है ना, 10% हमने बढ़ा दिया, 10 हर्ट्ज बढ़ा दिया तो 10 हर्ट्ज बढ़ने से मोटर की स्पीड में हाइक 20% का आया और घड़ी हमारी 10 मिनट की आगे से चलने लगी, 10 मिनट फास्ट इसकी स्पीड हो गई और ट्रांसफार्मर का कोर लॉस में वृद्धि हो गया। कितने सारे नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान है ना। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में होता है ना। कुल मिलाकर के 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकेंड में 100 बार हमारी बल्ब जलेगी और बुझेगी। अभी आगे एक सवाल है, मैं उसको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। डीसी जनरेटर में लोड के साथ कौन सी हानि बढ़ती है, बताना। एक डीसी जनरेटर है, उस डीसी जनरेटर का आप लोड बढ़ाते हैं तो लोड के साथ कौन सी हानि बढ़ती है। अगर देखा जाए तो ये डीसी मोटर है, इसकी आर्मेचर वाइंडिंग है ना, और यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है इसकी, और फिर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक लोड के साथ, ठीक है ना। ये देखो मैंने एक यहाँ पर लगा दिया लोड। तो देखो जब लोड करंट चलती है, ये आर्मेचर है हमारी, ठीक है ना, A1 A2 इसकी कॉइल है। जब लोड हम वृद्धि करते हैं, मान लीजिए कि इसमें लोड क्या कर दिया गया, लोड में परिवर्तित किया गया है लोड को, यानी कि लोड को बढ़ाया गया है। उस केस में जो करंट चलती है ना, वो आर्मेचर वाइंडिंग से होता हुआ लोड करंट चलता है। लोड करंट जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा, IL चलेगा आर्मेचर करंट से होता हुआ, फील्ड करंट से होता हुआ। तो लोड जब बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ता है ना। लोड अगर वृद्धि होती है तो धारा का मान में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा, और अगर धारा वृद्धि होती है, धारा के मान में वृद्धि होती है तो कॉपर हानि में वृद्धि होगा। किस में होगा, कॉपर हानि में वृद्धि होगा, है ना, यानी कि कॉपर लॉस बढ़ेगी। आंसर क्या होगा, तांबा हानि, कॉपर लॉस, है ना। धारा में वृद्धि होगी, कॉपर हानि में वृद्धि होगी। तो डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने के साथ ये होती है, और डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने के साथ साथ में ना ये भी होता है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है ना। आर्मेचर रिएक्शन भी बहुत तेजी से होता है। लोड बढ़ने पर, लोड वृद्धि होने पर
लोड वृद्धि होने पर डीसी जो जनित्र होते हैं इसमें आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ता है। आर्मेचर प्रभाव में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे हमें नुकसान ये देखने को मिलता है कि टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है ना। एक जनरेटर है जो 5000 वोल्टेज डेवलप किया अपने आर्मेचर कॉइल पर और हमें टर्मिनल पर मिला 4500 वोल्टेज, यानी कि 500 वोल्टेज का नुकसान हुआ। वजह क्या, लोड में वृद्धि। वजह क्या था, लोड में वृद्धि था। तो आंसर हमारी ये हो गई। बाकी जो हमारी ये हिस्टैरिसीस हानि है, वायु घर्षण हानि है और भंवर धारा हानि, ये तीनों हानि स्थिर हानि है, इनको लोड से कोई मतलब नहीं है। लोड चाहे घटे, लोड चाहे बढ़े, लोड चाहे घटे या लोड चाहे बढ़े, ये स्थिर रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये नियत रहेंगे। ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, उसका बॉडी पार्ट किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर ये डिपेंड करते हैं भंवर धारा, वायु घर्षण और हिस्टैरिसीस हानि, ना कि लोड पर। स्टार्टर इज यूज्ड फॉर ए स्मॉल कैपेसिटी इंडक्शन मोटर। ये तो आपका इंटरव्यू लेवल का सवाल है ना। एक छोटी क्षमता वाली इंडक्शन मोटर है, एक छोटी क्षमता वाली इंडक्शन मोटर है, इसके लिए स्टार्टर प्रयोग में लाया जाता है, चाहे 3 फेज का हो या सिंगल फेज का हो। मान के चलो कि हम 3 फेज का ही मान के चलते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने दोनों लगा रखा है। आंसर तो होगा हमारा ड्यूअल स्टार्टर, और ड्यूअल का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या करता है कि ये मोटर को प्रारंभ में पूर्ण लाइन वोल्टेज देता है, पूर्ण लाइन वोल्टेज प्रदान करता है। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर ऐसा नहीं करता। शुरू में ये 58% वोल्टेज देता है मोटर को, उसके बाद फुल वोल्टेज देने लगता है। लेकिन हमारी ये जो है ये लाइन वोल्टेज पूरा देती है ड्यूअल स्टार्टर। और इसके फंक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो फंक्शन को मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझाऊंगा, है ना। आप यहाँ से देखो, देखिए सबसे पहले आप समझना थोड़ा सा, यहां पर सप्लाई है हमारी, है ना। ये देखो यहां पर हमारी क्या है, सप्लाई, वो भी 3 फेज वाली सप्लाई है। 3 फेज RYB यहां पर क्या है, ICTP आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच लगी हुई है। 3 फेज की सप्लाई ICTP में आया। ICTP के बाद यहां पर फ्यूज लगा होता है, तीनों फेज में 3 फ्यूज। तो फ्यूज से पास होता हुआ ये हमारी कॉन्टेक्टर है। ये क्या है, कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ गया, कॉन्टेक्टर से पास होता हुआ हमारी सप्लाई आई OLR पर, ओवरलोड रिले में आई, और ओवरलोड रिले से होता हुआ ये 3 फेज की मोटर है, 3 फेज के मोटर को चला, है ना। यहाँ पर सप्लाई आ गई, हमने बटन दबाया ग्रीन वाली और सप्लाई मोटर तक आ गई, मोटर हमारी चलने लगी। लेकिन मोटर को सप्लाई तब तक मिलती रहेगी जब तक ग्रीन बटन को हम दबाए रहेंगे, है ना। और इस प्रकार की सर्किट को कही जाती है इंचिंग सर्किट। इसको क्या कहते हैं, इंचिंग सर्किट। लेकिन हम किसी भी मोटर को चलाने के लिए इस ग्रीन बटन को कब तक दबा के रखेंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक हमने लगा दिया एडन ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं, एडन ब्लॉक। ये एडन ब्लॉक हमारी एनो पुश बटन के साथ कनेक्ट होती है। अब हम पुश बटन को दबा के छोड़ देते हैं तो भी एडन ब्लॉक से होता हुआ करंट OLR को मिलता है, OLR से होता हुआ 3 फेज मोटर को मिलती है, और 3 फेज मोटर हमारी चलने लगती है। अब इसकी कहानी प्रैक्टिकल सुनना कि जो हमारी NVC है यहाँ पर लगी हुई है, देखना NVC है ना, यहाँ पर है हमारी NVC OLR। ये है NVC का काम होता है एक चुंबक बनाना, और जो OLR का 3 कॉन्टेक्टर है, इस तीनों कॉन्टेक्टर को यानी कि तीनों टर्मिनल को ये खींच करके रखता है, तीनों टर्मिनल को ये खींच करके रखता है, ताकि अभी आप देख रहे होंगे ये टेढ़ा टेढ़ा है, जब ये खींचेगा प्लंजर से तो ये सीधे हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ से फिर करंट पास होने लगेगा और मोटर को जाएगा। जब मोटर हमारी ओवरलोड होती है तो NVC क्या हो जाती है, इसमें जो कॉइल है
ये कॉइल क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है और इसका काम होता है चुंबक बनाना, और चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। जब चुंबक का गुण खत्म होगा तो ये जो यहाँ पर एक प्लंजर लगा हुआ है, ये देखो, ये प्लंजर इन तीनों को खींच रहा है अपनी तरफ। जब ये शॉर्ट हो जाएगी तो इसमें चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा और ये खींचेगी नहीं फिर। तो सारे यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर हैं, है ना, ये क्या हो जाएंगे, NO बन जाएंगे, यानी कि ओपन हो जाएगा और मोटर तक हमारी सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है ना। तो ओवरलोड के केस में NVC पूरा बचाता है मोटर को, NVC बचाता है मोटर को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये काम करती है। ये 3 फेज का है, ये सिंगल फेज का ड्यूल स्टार्टर है। ठीक है ना। और एक बात को ध्यान रखना कि जो हमारी 3 फेज की है चाहे सिंगल फेज की हो, ये 5 HP तक के मोटर को स्टार्ट करता है। 5 HP तक के 3 फेज मोटर को ये क्या कर सकता है, ये प्रारंभ कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपके पास एक ऐसा केस जो आपको मोटर को 8 से 10 दिन तक लगातार चलाना है। मोटर को 8 से 10 दिन तक लगातार चलाना है, तब आप 40 HP तक के मोटर को चालू कर सकते हैं, है ना, मोटर को चालू कर सकते हैं। इतनी इसकी हैवी पावर है, बट इसको बार बार बंद करना चालू करना ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए उस स्थिति में। नहीं तो जब आप नॉर्मल केस में करेंगे तो 5 HP तक के मोटर को आप चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसके फुल फॉर्म पर, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका नाम है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन वोल्टेज प्रदान करता है, लाइन वोल्टेज को कंट्रोल ये नहीं करता। स्टार डेल्टा स्टार्टर लाइन वोल्टेज को प्रारंभ में कंट्रोल करता है। ठीक है ना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो एक और सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। जितने भी बच्चे हैं ना वो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, है ना। सच मैं आपको बताऊं बिल्कुल ईमानदारी से, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे क्लास की तलाश में हमेशा रहते हैं कि एक अच्छा टीचर मिल जाए या एक अच्छा क्लास मिल जाए जो हमें समझ में आए, है ना। तो उन तक पहुँचाइए इस क्लास को, आपका काम है पहुँचाना। देखो एक सवाल आया है जो इतना बढ़िया लेवल का सवाल है ना, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखना, एक AC वोल्टता के चरम धन और चरम ऋण मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। यानी कि जो हमारी एक साइन वेव है ना, इसमें बहुत सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। इसको हम कहते हैं पीक टू पीक मान, यानी कि चरम से चरम मान। जब एक हमारी साइन वेव, देखना एक साइन वेव कंप्लीट होने में कितना डिग्री, एक साइन वेव जब कंप्लीट होता है तो कितना डिग्री कंप्लीट होता है, यानी कि एक साइन वेव कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि जो हमारी बिजली पैदा करने वाली जनरेटर है उसका जो शाफ्ट है वो 0 डिग्री से घूमना शुरू करता है और इस प्रकार से वो घूमता है ना। और आप जानते होंगे कि ये 360 डिग्री जब घूमती है ना, 360 डिग्री जब घूमती है तो एक चक्र कंप्लीट माना जाता है। जब 360 डिग्री ये घूम जाती है तो एक चक्र कंप्लीट माना जाता है। यानी कि ये देखो, ये 360 डिग्री के बराबर है, शाफ्ट एक राउंड घूमा, 360 डिग्री कंप्लीट। और ये भी एक साइन वेव कंप्लीट जब हो जाती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है ना। जब हमारी AC का साइन वेव, है ना, प्लस और माइनस में जाती है और अपने एक चक्र को कंप्लीट करती है तो 2 बार ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंचती है, यानी कि अपने अधिकतम मान पर, है ना। एक बार पॉजिटिव में अधिकतम मान और दूसरा निगेटिव में अधिकतम मान। तो कितने बार अधिकतम मान पर पहुंचती है, 2 बार पहुंचती है, एक बार पॉजिटिव में एक बार निगेटिव में, है ना। और जब अपने
एक साइन वेव को ये कंप्लीट करती है तो कितने बार जीरो से होकर ये गुजरती है? 2 बार 180 डिग्री पर, है ना। पहला 180 डिग्री पर शून्य होगी और दूसरा 360 डिग्री पर ये शून्य होगी, 2 बार शून्य होगी। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है जो आवृत्ति वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है पता है आपको? 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकेंड में करंट एसी करंट 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में एसी करंट 100 बार जीरो पर जाती है, 100 बार जीरो पर जाती है। यानी कि जो हमारी एलईडी बल्ब है इसको कैमरा जूम करके देखना, ये आपको लप 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 ऐसे जलता बुझता हुआ दिखेगा। यानी कि कैमरा भी कैच नहीं कर पाता इसके जलने बुझने की स्पीड को, है ना। यानी कि एक साइन वेव कंप्लीट होने में 2 बार ये जीरो पर जा रही है और ऐसे ऐसे साइन वेव 50 कंप्लीट होते हैं 1 सेकेंड में, तो ये 200 बार ये जीरो होती है। यानी कि 1 सेकेंड में आपकी बल्ब 200 बार चालू होगी और 200 बार बंद होगी। इतना करंट की स्पीड है ना। तभी तो करंट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हमारी करंट चलती है ना। ये करंट की क्या है? गति है। इस स्पीड से करंट हमारी चलती है। चरम से चरम मान इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊपर उठे भंडारण जलाशय में हवा के प्रसार के लिए क्या लगाया जाता है? ये तो प्लम्बर जैसे सवाल लग रहा है ना, कि जैसे प्लम्बर वालों के लिए सवाल पूछा जाता है कि ऊपर उठे हुए भंडारण जलाशय, मतलब कि एक आपके पास है स्टोरेज, अरे ये समझ लो ना पानी की टंकी, आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है ना। ये पानी की टंकी है, ओहो ठीक है ना। ये पानी की क्या है? हमारी पानी की टंकी है। पानी की टंकी में पानी भरा होगा, क्या भरा होगा? बोरी के जैसे बना दिया है ना, पानी भरा होगा। अब देखना इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ आपको। जब पानी टंकी के अंदर जाएगी, है ना, जब पानी इस टंकी के अंदर जाएगी तो जो हवा है, हवा बाहर निकलना चाहिए। हवा कहाँ निकलना चाहिए? हवा बाहर निकलना चाहिए। और जब पानी टंकी से बाहर आए, पानी टंकी से बाहर आए, तब हवा टंकी के अंदर जाना चाहिए। ऐसे में ये बैलेंस बना रहेगा इसका। यानी कि अगर टंकी के अंदर पानी जा रही है और टंकी के अंदर हवा भी है ना, तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। हवा जो है उसको भी रहने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत है, रहने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत है ना। और पानी प्रॉपर तभी उस टंकी के अंदर रहेगा जब हवा नहीं रहेगी। तो हवा को बाहर निकलना चाहिए, हवा को बाहर निकालना पड़ेगा। हवा बाहर निकलती है, जब पानी से बाहर पानी को टंकी के बाहर निकालते हैं तो हवा अंदर जाती है ना। तो कुल मिलाकर के इसका बैलेंस जो है ये बने रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक वायु कंडक्टर होता है, वायु प्रवाहक होता है ना, इसी का प्रयोग किया जाता है। हवा के प्रसार के लिए किसको लगाया जाता है? इसको लगाया जाता है। यही हवा को बाहर और अंदर ले जाती है ना। आईई नियमों के अनुसार पूर्तिकार उपभोक्ता के परिसर में निम्नलिखित प्रदान करेगा तथा उसका नियमित रखरखाव भी करेगा। पूर्तिकार यानी कि सप्लायर द प्रोवाइड द फॉलोइंग एट द कंज्यूमर। ये इसका आंसर होगा, देखो, अर्थ टर्मिनल। इसका आंसर होगा अर्थ टर्मिनल। अर्थ टर्मिनल किस लिए लगाते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती है, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, लीकेज करंट से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम अर्थ टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। फेज तार, लाइव तार और फिर न्यूट्रल टर्मिनल। फेज तार, लाइव तार, हॉट वायर, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। एक मिश्रित नल में गर्म जल का संयोजन दिया जाता है ना। ये भी नालकों का सवाल है और नालकों वालों ने बड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल पूछा है। देख लो, एक मिश्रित नल में, है ना, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक फोटो लगा रखा है कि नल, देखना, ये हमारी
नल नंबर 1 और ये है नल नंबर 2। ठीक है ना। आपके वॉशरूम में मान लो या फिर किचन में लगा हुआ है, 2 नल लगे हुए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि गर्म जल किसमें से आएगा, गर्म जल किसमें से आएगा। तो ध्यान रखना, आपका जो सामना है नल की तरफ होना चाहिए ऐसे, और आपके राइट साइड में ठंड पानी आना चाहिए, यानी कि नल 2 से क्या आना चाहिए, ठंडी पानी, और इससे गर्म पानी, इससे गर्म पानी, यानी कि बाईं ओर उपभोगकर्ता के बाईं तरफ जो नल होगा उससे गर्म पानी आना चाहिए, और जो नल दाईं ओर होगा उससे ठंडा पानी, है ना। आप जबरदस्ती मत करना कि सर ये आप क्या बता रहे हो, किसी भी तरफ हो सकता है, नहीं हो सकता मेरे भाई। ये एक मानक रखा गया है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है, आप अपने मन मर्जी का नहीं रख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड बात है, एक स्टैंडर्ड है ये, है ना। यानी कि आपके लेफ्ट साइड में गर्म पानी वाला नल, राइट साइड में ठंडा पानी वाला नल लगा होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नियम का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पानी का उपयोग है वो ठंडे पानी का उपयोग गर्म पानी से ज़्यादा होता है ना। 90% आप ठंडा पानी यूज करते हैं, 10% ही गर्म पानी यूज करते हैं। गर्मी के सीजन में तो 10% भी नहीं होता है। और जब भी आप किसी भी काम को करने के लिए जब आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ कौन सा उठता है, ये वाला हाथ। खाना खाना हो ये हाथ उठेगा, किसी चीज़ को पकड़ना हो ये हाथ उठेगा, नल खोलना हो तो यही हाथ चलेगी, पानी का ग्लास उठाना हो तो यही हाथ उठेगी। यानी कि इस साइड, राइट साइड में हमारे ठंडे पानी वाला नल लगा होना चाहिए ताकि हमारे लिए सुविधाजनक हो सके, है ना। तुरंत नल को खोल दो, तुरंत ग्लास उठा लो, तुरंत नल को बंद कर दो। यानी कि ये वाली हाथ जो है ना ये सुविधाजनक है नल को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, नल के पानी को उपयोग करने के लिए। इसलिए ठंडे पानी वाला जो नल है उसको हमेशा उपभोगकर्ता के राइट साइड होना चाहिए, और गर्म पानी वाला जो नल है वो उपभोगकर्ता के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, दाई साइड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर होगा, उपभोगकर्ता के बाईं तरफ। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाएगा ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये किस लेवल का सवाल आ गया है है ना। ड्रिलिंग मशीन में मुख्य स्पिंडल के सीधे सैंक वाले ड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, ये तो चक होता है यार, है ना। बहुत बार इसको हमने देखा है। ये देखो ड्रिल मशीन का यहाँ पर बिट लगेगी, यहाँ पे क्या लगेगी, ड्रिल बिट लगेगी, और ड्रिल बिट को कसा जाता है चक के द्वारा, इसका नाम है चक। और ये एक हैंड टूल्स है, हाथ के द्वारा, ये चाबी इसको कहते हैं, है ना। यहाँ पर आप इसको फिट करोगे, ये होल दिख रहा है, इस होल में इसको आप डालोगे, और यहाँ पर ये जो स्लॉट आपको दिख रहे हैं, ये स्लॉट इस स्लॉट के साथ कपल्ड हो जाएगा मैकेनिकल रूप से, और जैसे ही आप इसको घुमाएंगे पकड़ करके तो ये टाइट होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये टाइट होगा। मैंने तो खूब टाइट किया हुआ है। सभी विद्युत प्रकाश फिटिंग की फर्श से ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए, 2.25 दिया है, लेकिन 2.25 कम से कम और अधिक से अधिक 2.50 मीटर, 2.50 मीटर। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि जो विद्युत बोर्ड होता है वो आप जैसे अपने कमरे में आप जब एंट्री करते हैं तो किस साइड पे होना चाहिए, आपका जो विद्युत जो बोर्ड है घर का, वो बोर्ड दाईं तरफ होना चाहिए दरवाजे के, या लेफ्ट साइड होना चाहिए, या राइट साइड होना चाहिए। देखो यार, एक मैं तरीका आपको बताता हूँ याद रखने का। जैसे कि मान के चलो ये मैं खड़ा हूँ, है ना, और आगे दरवाज़ा है, अब मुझे एंट्री करना है। मान के चलो कि पूरा अंधेरा है, तो आप बताओ कि दरवाजे के जब अंदर मैं प्रवेश करूँगा तो मुझे इस तरफ मुड़ना आसान है या इस साइड मुड़ना आसान है। इस साइड मुड़ना ज़्यादा आसान है, आप मुड़ करके देख लो, यकीन ना हो तो। यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ना आसान है, तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए स्विच, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्विच होगा तो आपका जो दायां वाला हाथ है इससे आप बटन को दबा पाएंगे। इस हाथ से बटन को दबाना तो हो सकता है हाथ की उंगलियां फिसल सकती हैं, खिसक सकती हैं, या एग्जैक्ट बटन पे नहीं पड़ेंगी, और थोड़ा मुश्किल होगा बटन को दबाना, है ना। लेकिन जब आपके दाईं तरफ आपका बोर्ड होगा तो आप आराम से मुड़ेंगे और आपका ये वाला हाथ उपयोग में होगा, और आराम से आप बटन को चालू कर सकते हैं, पंखा चालू कर सकते हैं, बल्ब चालू कर सकते हैं,
है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, मुड़ने वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर। कुचालक असफल हो जाते हैं, बैड कंडक्टर फेल हो गया, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि फेल सिर्फ एग्जाम में आप ही होते हैं, है ना, फेल कंडक्टर भी होता है। बैड कंडक्टर उसको कहा जाता है कुचालक, असफल हो गए, क्योंकि धूल जम जाता है इसके ऊपर। क्या जम जाता है? डस्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट। देखना यार, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा। यहां से आप देखना, ये देखो, ये हमारा इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर में मालूम है क्या है कि इस इंसुलेटर में देखो ये तार आई हुई है, ये तार है ना, ये क्या है? ये तार है। 1 सेकेंड, चलो, है ना, जुखाम ने तो बिल्कुल परेशान कर रखा है। देखो ये क्या है? इंसुलेटर से कनेक्टेड वायर है या फिर केबल है, जो भी है। इसमें क्या चल रही है? करंट चल रही है। तार में क्या चल रही है? करंट। ये करंट इस टावर पर ना आ सके, है ना, या इस पोल पर ना आ जाए, इसलिए हमने बीच में क्या लग रखा है? इंसुलेटर। लेकिन इंसुलेटर तो हमारा फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में डस्ट जम गया है। इसके बीच में क्या जम गया है? डस्ट जम गया है। ये देखो, इसके बीच में डस्ट जम गया है। तो ये जो डस्ट है ना, इस डस्ट की वजह से जो करंट है वो पास होने लगेगा। इस डस्ट की वजह से करंट पास होकर के यहाँ पर आ जाएगी, और फिर इसके पूरे धात्विक मटेरियल पर, धात्विक मेटल पार्ट पर जो करंट है वो चलने लग जाएगा, और फिर पूरा हमारा पोल में करंट आ जाएगा। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि जो पोल का क्रॉस आर्म होता है उसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है ना, कि इन द केस हमारा कुचालक असफल हो जाए और करंट लीकेज होने लग जाए, तो फिर वो लीकेज करंट आसानी से अर्थ हो सके, इसलिए पोल को भी अर्थ किया जाता है। ठीक है ना। तो धूल जम जाने के कारण, और इस जब पानी बरसेगा ना, या फिर जब इस पर ओस पड़ेगी तो इस धूल से होता हुआ जो करंट है वो लीकेज होने लगा, बहुत कम मात्रा में लीकेज होगा। तो ये है बैड कंडक्टर फेल होने का मतलब। ठीक है। जल वितरण की वृक्ष प्रणाली है। जल वितरण की वृक्ष प्रणाली है। जल वितरण की वृक्ष प्रणाली का मतलब ये है कि इसमें मान के चलो कि एक पाइप है ना। आप ऐसा मान के चलो, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से जुखाम जो है वो सर पे चढ़ा हुआ है। देखो जैसे कि एक पाइप है ना, ये क्या है? एक पाइप है। इस पाइप से क्या जाएगा? पानी जाएगा। अब इसी पाइप से बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि एक इधर से भी ब्रांच निकला हुआ है पानी जाने के लिए, एक ब्रांच इधर से भी निकली हुई है पानी के लिए, है ना, एक ब्रांच इधर से निकला हुआ है और एक ब्रांच इधर से निकली है। आप देख सकते हैं पानी के कितने सारे ब्रांच निकल गए पानी जाने के लिए। ठीक है। तो अब इसमें से मान के चलो कि कोई सा भी ऐसा ब्रांच है जो ब्लॉक हो चुका है। मान लो कि ये ब्रांच और ये, है ना, 1 नंबर, 2, ये तीसरा और ये चौथा, है ना, दूसरा और चौथा पाइप जो है ये ब्लॉक हो चुका है। तो पानी जो इधर से आ रही है, ये सभी में अगर एक बराबर निकलेगी तो पानी पूरे प्रेशर के साथ आएगी। अगर पानी रुक जाता है कहीं पर, तो जो पानी इस पाइप में एंट्री कर रही है वो उतना स्पीड से नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है। तो क्या होगा कि पानी में रुकावट आएगी। पानी में क्या आएगी? रुकावट आएगी। इसलिए जल वितरण के वृक्ष प्रणाली है कि पानी की गतिहीनता का कारण है, यानी कि पानी की रुकावट का कारण है। मान लो कि कई सारे ब्रांच है, कोई ब्रांच का पाइप ब्लॉक हो चुका है, उसमें से पानी रुक रही है, पानी नहीं निकल पा रही है ना, तो पानी की जो वास्तविक गति है उसको वो प्रभावित करेगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल डिक्रीज। केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध घटता है किस कंडीशन में? बड़ा आसान सवाल है, हर किसी को इसका आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सुन लो। केबल का जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसका एक सूत्र होता है, केबल का IR, है ना,
देखो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल रहा है ना, तो केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसके लिए एक सूत्र है कि आई आर बराबर वी बट्टा आई, है ना, जिसमें से V क्या है, V है डीसी वोल्टेज। आप कहेंगे सर जी समझ नहीं आया कुछ, डीसी वोल्टेज है और ये वोल्ट में होगा, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए हम मैगर का प्रयोग करते हैं और मैगर के अंदर एक डायनामो लगा होता है जो डीसी पावर उत्पन्न करता है, डीसी वोल्टेज, तो वही डीसी वोल्टेज है। आई क्या है, इंसुलेशन में लीकेज करंट, है ना, इंसुलेशन द्वारा लीकेज करंट, इंसुलेशन द्वारा लीकेज करंट, और ये जो है ये है इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है जो कि हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे तो केबल की लंबाई जितना ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, उतना ही ज़्यादा इसका जो प्रतिरोध है वो घटता है। एक और फॉर्मूला होता है केबल की भौतिक आकार के हिसाब से, केबल के भौतिक आकार के अनुसार, केबल के भौतिक आकार के अनुसार इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आई आर बराबर रो बट्टा 2 पाई एल, रो बट्टा 2 पाई एल। इस फॉर्मूला पर सवाल आपका पूछा गया है ना। आप देखिए कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ये रो के डायरेक्ट समानुपाती है और फिर लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस घटेगा, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ से देखो जो रो है ये क्या है, ये है इंसुलेशन की प्रतिरोधकता, है ना, इंसुलेशन सामग्री की प्रतिरोधकता है, सामग्री की प्रतिरोधकता, यानी कि जो आपका इंसुलेशन है ये किसका है, टफ रबर वाला है, लेड सिथड का है, या फिर आपका पीवीसी का है, या बिटुमिनस का है, या बेकेलाइट का है, किसका इंसुलेशन है, तार का इंसुलेशन किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता जो कि ओम मीटर में होगा। और हमारी जो एल है केबल की लंबाई है, एल क्या है, केबल की लंबाई है ना। तो आप देखिए केबल की लंबाई को इंक्रीज करेंगे आप तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस घटेगा। तो केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध घटता है कब, जब लंबाई केबल की, है ना, जुखाम ने तो बिल्कुल बहुत परेशान कर रखा है। आंसर क्या हो जाएगा कि केबल की लंबाई बढ़ने पर। इस फॉर्मूला से आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा। लेकिन ये केबल का इंसुलेंस, केबल का रेजिस्टेंस डायरेक्ट पूछता ना, तब ये लंबाई बढ़ता तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता, है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। सबमर्सिबल पंप को डिजाइन किया जाता है, 817 नंबर का सवाल है, सबमर्सिबल को डिजाइन क्यों किया जाता है, गहरे कुएं से पानी प्रदान करने के लिए, सही आंसर है ना, OHT कुओं से पानी प्रदान करने के लिए, या गहरे कुओं से पानी उठाने के लिए। अच्छा, गहरे कुओं से पानी उठाने के काम आता है ये, है ना। अब जो हमारी सबमर्सिबल पंप होती है ना, ये पता है ये 3 फेज की स्क्वायरल केज मोटर होती है, 3 फेज की स्क्वायरल केज हमारी इंडक्शन वाली मोटर होती है, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ होता है, फुल वाटरप्रूफ होता है। इसका मतलब कि ये पानी के अंदर रहती है तो कभी हीट नहीं होती होगी, क्या ये बात सही है? सबमर्सिबल मोटर क्या हीट नहीं होती? अरे होती है यार, कोई भी चीज़ हो, कोई भी युक्ति हो, अगर वो उसका पार्ट घूमने वाला है तो वो हीट उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो इसमें सबमर्सिबल मोटर में पता है एक होता है एनक्लोजर, जिसको कहते हैं, एनक्लोजर को क्या कहा जाता है, 1 सेकेंड अभी बता रहा हूँ, अरे ध्यान ही नहीं आ रहा है अभी। एनक्लोजर होता है ना, अरे दिमाग में है बस जबान पे है, बाहर नहीं निकल रही है।
चलो सुन लो, ठीक है, छोड़ो उसको, जो नहीं आ रहा है तो छोड़ो। एनक्लोजर का काम जो होता है ना, उसके अंदर ऑयल भरी होती है और इस सबमर्सिबल मोटर को ठंडा करने का वो काम करता है एनक्लोजर, है ना। एनक्लोजर होता है, इसमें क्या होता है, एक एनक्लोजर, और ये एनक्लोजर का काम होता है कि मोटर को शीतलता प्रदान करना, मोटर को शीतलता प्रदान करना, ये एनक्लोजर का काम होता है। हाउसिंग कही जाती है इसको, इसको क्या कही जाती है, हाउसिंग, एनक्लोजर को हाउसिंग। अब शायद कुछ बच्चे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि अच्छी प्रवाह अपकेंद्र पंप को लक्षित किया जाता है ना। अगला सवाल है जो बिल्कुल ही अलग लेवल का है कि अच्छी प्रवाह अपकेंद्री बल, अपकेंद्री पंप मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम है कि पानी निकालना कुआं से। तो जब ये पानी निकालती है ना, तो आप जानते होंगे पुली, आप पुली समझते हैं मोटर का। पंप में आगे एक लगी होती है पुली। देखो, एक पंप होता है जिसमें 2 सेक्शन पाइप होता है ना। एक सेक्शन पाइप होता है, एक इंजेक्शन पाइप होता है। इंजेक्शन पाइप उसको कहते हैं जिसमें फुटबॉल लगी होती है और जो कुएं में पानी में डूबी होती है, उस पाइप को कहते हैं इंजेक्शन पाइप। और सेक्शन पाइप होता है जो पानी डिलीवर करता है बाहर, ऊपर वाली, वो सेक्शन पाइप है। तो जो हमारी इंजेक्शन पाइप होती है, मोटर की जिस पार्ट से वो पाइप जुड़ी होती है ना, जस्ट वहीं पर होता है एक पुली। वो पुली कैसा होता है, वो एक्सियल प्रवाह वाला होता है, यानी कि पानी जब आती है ना, तो वो पानी राउंड में घूमती है, फिर ऊपर उठती है। पानी जैसे कुएं से आया सेक्शन पाइप से और फिर मोटर में आई। मोटर में क्या होगा, एक एक्सियल टाइप का, यानी कि एक गोला सा उसमें पुली लगी होगी, उस पुली में एक राउंड घूमेगी और घूमने के बाद फिर पाइप ऊपर उठेगी, ऊपर पाइप लगी है, फिर वो बाहर खेत में जाएगी। तो अच्छी प्रवाह अपकेंद्री पंप को लक्षित किया जाता है, क्योंकि उच्च प्रवाह तथा निम्न दाब द्वारा इसको लक्षित किया जाता है। और जो हमारी अच्छी प्रवाह अपकेंद्री पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं ना, इस पंप को जो पानी निकालने का जो दर होता है ना, वो दर होती है हमारी 5000 से लेकर के 5 लाख मीटर क्यूब की स्पीड से, ये इसकी दर होती है पानी निकालने का, इतना स्पीड से ये पानी निकाल देती है। नेक्स्ट है कि डाई स्टॉक का उपयोग किया जाता है। बताओ, ये फीटर थ्योरी का सवाल है, देख लो भाई, ये फीटर थ्योरी का सवाल है कि डाई स्टॉक का उपयोग किया जाता है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपका अभी क्लियर करता हूं कि जो डाई है ना, जो हमारी डाई होती है और एक होती है हमारी टैप। डाई का काम होता है बाहरी चूड़ी काटने के लिए, बाहरी चूड़ी काटने या बनाने हेतु, काटने या बनाने हेतु। और टैप जो होता है ये आंतरिक चूड़ी करता है, बनाता है, आंतरिक चूड़ी बनाने हेतु। बताओ, आंतरिक चूड़ी किस में होता है, नट में होता है कि बोल्ट में, है ना। तो नट में होता है यार, अंदर चूड़ी, नट के अंदर चूड़ी होती है, नट के बाहर चूड़ी नहीं होती है, नट के अंदर चूड़ी होती है। और बाहर कहाँ किस में होती है, बोल्ट में, है ना। बोल्ट के बाहरी हिस्से में चूड़ी होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो नट बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट के बाहरी सरफेस पर, उसके बाहरी सतह पर, उसके ऊपरी सतह पर, बोल्ट के ऊपरी सतह पर चूड़ी बनी होती है, वो डाई द्वारा बनी जाती है ना। और फिर टैप के द्वारा हम आंतरिक चूड़ी बनाते हैं, जो कि नट में होती है, नट के अंदर चूड़ी। तो इस प्रकार से डाई स्टॉक और टैप स्टॉक का प्रयोग करते हैं। पाइप रिच निम्नलिखित व्यास के पाइपों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए यार 50 mm से लेकर के 150 mm तक की साइज वाली जो पाइप रिच होती है ना, और पाइप हम उसको कहेंगे जिसका आकार गोला आकार का होगा और बेलनाकार होगा, गोलाकार और बेलनाकार, है ना, गोलाकार परंतु बेलनाकार होना चाहिए, बेलनाकार, उसी को आप पाइप कहेंगे। तो पाइप को आप इससे पकड़ सकते हैं, पकड़ने हेतु, आप इससे खोल सकते हैं तो खोलने हेतु, है ना, आप इसे जोड़ सकते हैं
तो जोड़ने हेतु आप पाइप रिंच का प्रयोग करेंगे। चलो, एक है कि 240 वोल्ट की सफाई में 6 वोल्ट के बल्ब को प्रज्वलित करने के लिए कितने बल्ब की आवश्यकता होगी? नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब, तो नंबर ऑफ बल्ब के लिए कि कितने वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है? 240, इतना ही है ना। और एक बल्ब कितना वोल्टेज लेती है? 6 वोल्ट, 6 चौके 24, ओहो 6 चौके 24, 0। कितने बल्ब चाहिए? 40 बल्ब चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा बल्ब हम लगा दें तो क्या होगा? प्रकाश घट जाएगी। और 40 से कम बल्ब लगाएं तो क्या होगा? कोई ना कोई बल्ब फ्यूज हो ही जाएगा। अरे ज़्यादातर बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो बल्ब कम होगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, अधिक हो जाएगी तो बल्ब डीम प्रकाश उत्पन्न करेंगे, डीम देंगे, डीम जलेंगे, है ना। तो ये, और इसमें देखना, मैं 40 की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं 40 की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 42 की तरफ। प्लस माइनस 2% लेके चलना पड़ता है बाबू भैया, प्लस माइनस 2% लेकर के चलना पड़ता है ना। तो 42 इज राइट आंसर, 42 इज राइट आंसर। तो 42 बल्ब आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अगर वोल्टेज थोड़ा बहुत बढ़ गया तो व्यावसायिक विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? चलो ये सवाल को मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर? ये देख रहे हैं आप, क्या है इसका नाम? नाक ने तो नाक में दम कर रखा है सर्दी ने तो नाक में दम कर रखा है। इसको कहते हैं किलोवाट हावर मीटर, एनर्जी मीटर। अपने भाषा में क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। वो जो लाइनमैन आता है ना, तो हमसे पूछता नहीं है, बस मीटर के पास जा करके देख के रीडिंग ले लेके चला जाता है। पता है क्या है ये? किलोवाट हावर मीटर है। और इसके पीछे की कहानी सुनो जो एग्जाम में पूछा जाता है। किलोवाट हावर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट हावर का अर्थ क्या है? आज आप सुन लो। 1 किलोवाट हावर का अर्थ है कि 1000 वाट की पावर को, शक्ति को 1 घंटे तक खपत कराने पर बना यूनिट हमारी 1 किलोवाट हावर कहलाती है। और अब एक सवाल भी यहाँ से उठता है कि आप 1 किलोवाट 1 घंटा तक चलाएंगे तो कितना एनर्जी खपत करेंगे, है ना। मान के चलो कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का पावर हमने खर्च कर दिया 1 घंटे में, तो 1 किलोवाट हावर बराबर कितना एनर्जी हुआ खपत? तो वो एनर्जी 36 लाख। कितना? 36 लाख भैया, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जूल। कितना? 1 किलोवाट हावर बराबर 36 लाख जूल, यानी कि 1 घंटे में आप कितना एनर्जी खपत कर दिए? 36 लाख जूल एनर्जी खपत आपने खपत कर दिया। और 36 लाख जूल एनर्जी खपत हुआ तो उसका पैसा कितना बनेगा? मान के चलो कि 1 किलो, अरे यहाँ पर लिख देता हूँ माना कि, नहीं तो आप नहीं मानेंगे। माना कि 1 किलोवाट हावर बराबर, है ना, 15 यूनिट बन गया। कितना बन गया? बिजली का बिल 15 यूनिट बन गया। तो 1 यूनिट मान के चलो 5 रुपए के बराबर है, 15 पचे 75, है ना, 750 रुपया बन गया। अरे 750 कहाँ यार, 15 पचे 75 ही तो होगा ना, 75 रुपये, 75 रुपये बन गया, है ना। कितना बन गया? 75 रुपया। तो इस हिसाब से रीडिंग निकाली जाती है, इस हिसाब से रीडिंग निकाली जाती है। तो किलोवाट हावर का प्रयोग अगर मैं पूछूं कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है कि बिजली खपत की गणना करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग ना घरों की जो बिजली खपत आप करते हैं, जो कॉमर्शियल होता है,
या फिर जो होटल वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं ना, इनमें जो बिजली की खपत होती है उसकी रीडिंग किलोवाट आवर में आती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लेवल की जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर में नहीं आती है। ये किस में आती है? तो जो हमारी औद्योगिक स्तर की जो रीडिंग होती है ना वो आती है BOT में, जिसको कही जाती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो जो इंडस्ट्रियल लाइन होते हैं, जो कंपनी कल कारखाने है ना, जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, वहाँ पर जो बिजली की यूनिट बनती है वो BOT में बनती है, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको कहा जाता है। और हमारे घरों में जो बनती है, जो कॉमर्शियल में बनती है, वो हमारी होती है किलोवाट आवर में बनती है ना। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की रीडिंग की वो पैसा ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी जो रीडिंग है और इसकी रीडिंग में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा, है ना। अभी तो देखो शहरी क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का बिजली की रेट अलग अलग चल रही है, और ग्रामीण का थोड़ा सा पैसों में कम रहता है। जैसे कि अगर 3.5 रुपये या 4.5 रुपये चल रहा है शहरी वाला, तो 3 रुपये होगा हमारा ग्रामीण का, 50 पैसे का रियायत मिलता है ना। क्योंकि गांव में ऐसा माना जाता है कि गांव में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी रहते हैं जो थोड़ा गरीब होते हैं, इस हिसाब से होता है। तो ये हमारी एनर्जी मीटर। अब मोदी जी ने एक ऐसा एनर्जी मीटर ले आया है जो कि जैसे कि ये सिम रिचार्ज होती है, वैसे ही इस एनर्जी मीटर को आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जब तक इसमें रिचार्ज रहेगी तब तक इसमें बिजली आती रहेगी, रिचार्ज खत्म तो सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिक कट हो जाएगी है ना। इतना तगड़ा सिस्टम इन्होंने बिठा रखा है। Which of the following method is most effective in remove burn winding from an AC motor stator without damaging the stator core? यानी कि आपका जो मोटर है ना, इस मोटर का जो स्टेटर कोर है ये डैमेज नहीं होना चाहिए। विदाउट डैमेज के आप स्टेटर कोर से कॉइल को बाहर करो। कैसे आप करोगे? वाइंडिंग को हथौड़े से पीट कर बाहर निकालना। अगर हथौड़े से आप पीटोगे ना तो स्टेटर बॉडी क्रैक हो सकती है, आंसर गलत होगा। वाइंडिंग को विघटित करने के लिए रासायनिक विलयन का उपयोग करना। अगर केमिकल आप डाल दोगे ना तो जो कॉइल का जो इंसुलेशन है, कॉपर के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है ना जो चमकीली सी दिखती है, वो इंसुलेशन होता है। अगर आप केमिकल डाल देंगे है ना तो केमिकल क्या करेगा, केमिकल सॉल्यूशन इसको क्या करेगा, खराब कर देगा, और इंसुलेशन खराब हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत। मोटर वाइंडिंग में पुलर का प्रयोग करो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुलर का मतलब होता है कि वाइंडिंग को बाहर निकालने का एक तरीका है ना। तो वाइंडिंग पुलर के द्वारा। वाइंडिंग को ढीला करने के लिए उच्च ताप अनुप्रयुक्त करना। अगर ताप करोगे तो कॉइल हमारी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, कुल मिलाकर के बेकार है। ये भी आपका ऑप्शन खराब है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ऊर्जा मापी को यथार्थता के लिए, यानी कि ऊर्जा मापी की एक्यूरेसी के लिए जो कैलिब्रेशन किया गया है, तो कैलिब्रेशन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? जैसे कि ये देखो, ये हमारी एनर्जी मीटर है, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हम, ये हमारी एनर्जी मीटर है। इस एनर्जी मीटर में देखो 0.42 यूनिट अभी शो हो रहा है। ये यूनिट किस पर डिपेंड करता है? ये यूनिट डिपेंड करता है लोड पर। किस पर? लोड के पावर फैक्टर पर, लोड के पावर फैक्टर पर। मान के चलो कि एक हमारी घर है, उस घर में हमने 5 इंडक्शन मोटर लगा रखा है, और इंडक्शन मोटर आप जानते हैं कि लैगिंग लोड के अंतर्गत उसको काउंट किया जाता है, और उसकी पावर फैक्टर भी बहुत कम होती है। तो ये पावर फैक्टर पे डिपेंड है, यानी कि लोड का पावर फैक्टर कम, तो हमारी जो रीडिंग है ये प्रभावित होगी, हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी रीडिंग में, है ना। मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि जो हमारी किलोवाट आवर मीटर है ना, किलोवाट आवर मीटर है, हमने क्या किया, हमने 36 लाख जूल बिजली खर्च कर दिया, है ना। हमने बिजली क्या कर दिया, हमने खर्च किया।
तो एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 36 लाख जूल एनर्जी हमने खपत कर दिया, तो किलोवाट आवर मीटर में एक यूनिट दिखना चाहिए, एक यूनिट शो होना चाहिए, लेकिन शो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने जो लोड लगा रखा है वो इतना खराब लोड है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर खराब है। इसीलिए ये मीटर जो है ना, ये एक्यूरेसी नहीं देगा, एग्जैक्ट आपको रीडिंग नहीं देगा, ये रीडिंग ज़्यादा देगी। पता है क्यों? क्योंकि इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर बहुत कम होता है, और पावर फैक्टर जब डल होता है तो पावर लॉस होती है, और पावर लॉस तो आप करा रहे हैं, तो उसका पेनल्टी कौन भरेगा? पेनल्टी भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो फिर इस केस में आपको मीटर यहाँ पर रीडिंग एक नहीं शो करेगी, फिर पता है कितना रीडिंग शो करेगी? ये कम से कम 1.5 या 2 यूनिट शो करेगी। मान के चलो कि 1 यूनिट का रेट 5 रुपये है, तो 2 यूनिट का रेट 10 रुपये, यानी कि 5 रुपये का पेनाल्टी, 5 रुपये का पेनाल्टी। तो लोड के पावर फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 9320 1979 के अनुसार हाई वोल्टेज टेस्टिंग के दौरान निम्न और मध्यम वोल्टेज मशीनों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य विद्युत रोधी प्रतिरोध कितना होता है? ये 1 मेगा ओम होगा यार, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। मेगर के द्वारा हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं, तो जिसका नाम ही मेगर है तो वो तो मेगा ओम में ही मापेगा, है ना। मेगा ओम में मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं, और निम्न मान का प्रतिरोध मापन करना है तो फिर हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फेस और न्यूट्रल है, और हमें इसका टेस्टिंग कर रहे हैं मेगर के द्वारा, तो ये हमें रीडिंग्स हो रहा है। क्लियर? चलो, हमारी मैराथन क्लास ख़त्म हो चुकी। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मेरा ये था, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको समझाने में, बहुत अच्छा लगा इसको बताने में। तो चलिए दोस्तों, जिस मकसद के साथ मैं आप सभी के बीच, आप सभी के सामने आया, वो मकसद मेरा पूरा हो गया। और जब भी कोई भी हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने टारगेट पे काम कर रहा होता है, अपने उद्देश्य को जब वो पूरा करता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है ना। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस मैराथन क्लास का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, वो बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कि कब 8 बजे और कब सर की क्लास मिले। तो ऐसे स्टूडेंट्स को, या फिर सभी स्टूडेंट को मेरा बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स है। तो शेयर करिएगा इस क्लास को, और अभी तक आप हमारे साथ नहीं कनेक्ट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कनेक्ट होइए, व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होइए, टेलीग्राम से कनेक्ट होइए, और इस प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट होइए, ठीक है ना। बाकी एक दुख की बात यह है कि जो 27 पोस्ट पर लाइन अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आने वाला था वो अभी तक नहीं आया हुआ है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। और मध्य प्रदेश की जितने भी विद्युत विभाग की भर्तियाँ हैं, जब भी वो आती हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लेती हैं, तो आपको उफ तक करने का मौका नहीं देगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए। नोटिफिकेशन आपके हाथ में नहीं है निकालना, वो विभाग के हाथ में है, और विभाग निकालेगी। आपके हाथ में है तैयारी करना, तो आप ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।